लोक भाषा के निबंधकार सहज और संप्रेषणीय भाषा के अधिकारी जब वो आलोचनात्मक टिप्पणियां करते हैं, भूमिकाएं लिखते हैं, संपादन करते हैं, इतिहास लिखते हैं, तो अपनी भाषा से, अपनी भाषा शैली से वो अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। प्रशंसनीय यह भी है कि शास्त्रीय भाषा के प्रयोग में भी द्विवेदी जी प्रवाह को खंडित नहीं होने देते। एक धारा, प्रवाह, गति उनके अभिव्यक्ति कौशल में, उनके शब्द चयन में, उनके भाषिक विन्यास में सहज दिखाई देती है। सहजता, सरलता, इसको वो बनाए रखते हैं और पूरी तरह इसे बरकरार रखने में समर्थ भी दिखाई देते हैं। द्विवेदी जी के विचारात्मक और आलोचनात्मक निबंधों की भाषा शैली गवेषणात्मक रही है। जैसा हमने प्रारंभ में चर्चा की कि वो इतिहास प्रेमी है, गौरवशाली अतीत की जानकारियों को निकालने के प्रति उनकी जो शोध वृत्ति है, खोजी दृष्टि है, ये विलक्षण कर देती है, ये अलग कर देती है, विलग कर देती है। इसलिए गवेषणात्मक शैली एक अलग तरह की खूबी या प्रशंसा या वैशिष्ट्य उनका उपलब्ध होता है। संस्कृत प्रधान तथा प्रांजल होकर भी, संस्कृत प्रधान होकर और प्रांजल होकर भी द्विवेदी जी की भाषा शैली बोधगम्यता पर, स्पष्टता और संप्रेषणीयता पर अपना ध्यान केंद्रित करती है और आकृष्ट भी करती है। पाठक को ये भाषा शैली अपनी ओर खींचती है। अनायास पाठक के मुखारबिंद से यह निसृत होता है कि धारा, प्रवाह, गति से यह विषय, गंभीर से गंभीर विषय को भी इतनी सहजता से विवेचित, विश्लेषित करने की कला द्विवेदी जी के पास अनुपम है, अप्रतिम है, अतुल्य है। यदि कहीं कहीं वाक्य सुदीर्घ हो भी जाते हैं तो भी उनमें दूरस्थ दोष नहीं आता। ये किसी भी भाषा पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति का ही चमत्कार हो सकता है। इसलिए कबीर को वो वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। तो कहीं अगर उर्दू, अरबी, फारसी का, अंग्रेजी का शब्द उनकी अनुभूति को सक्षम अभिव्यक्ति प्रदान करता है तो वो संकोच नहीं करते। इसलिए उनके साहित्य में, अभिव्यक्ति कौशल में अस्पष्टता नहीं है, दुर्बोधता नहीं है। रामचरितमानस की समन्वयात्मकता पर जब वो लिखते हैं तो उनकी भाषा शैली की यह सहजता देखते ही बनती है। वाक्य भले ही दीर्घ हो, सुदीर्घ हो, लंबा हो, लेकिन अवधारणात्मक स्पष्टता, उसका आंचल वो पकड़े रहते हैं। लोक और शास्त्र का समन्वय। अब देखिए, रामचरितमानस जो है वो इस दृष्टि से बड़ा दुर्लभ ग्रंथ है। उसमें लोक संस्कृति, लोक जीवन, लोक मूल्य, लोक चेतना, लोक के रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब है। और दूसरी तरफ शास्त्र का समन्वय भी है। वो कलयुग का वर्णन भी करते हैं, राम राज्य का वर्णन भी करते हैं। वो दर्शन और अध्यात्म के तमाम उन अछूते पक्षों को उद्घाटित भी करते हैं। तो कितनी बारीकी से द्विवेदी जी रामचरितमानस को या तुलसी के साहित्य को देखते हैं। लोक और शास्त्र का समन्वय, गार्हस्थ और वैराग्य का समन्वय, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, भाषा और संस्कृति का समन्वय, निर्गुण और सगुण का समन्वय, कथा और तत्व ज्ञान का समन्वय, ब्राह्मण और चांडाल का समन्वय, पांडित्य और अपांडित्य का समन्वय। रामचरितमानस शुरू से आखिर तक समन्वय का ही काव्य है। इसीलिए तुलसी को समन्वयवादी कवि कहा भी जाता है।
तो समन्वय का काव्य या ग्रंथ मानस को उसके तमाम पक्षों और आयामों के परिप्रेक्ष्य में द्विवेदी जी घोषित करते हैं। इसी प्रकार यदि भाषा शैली के स्वाभाविक और रोचक स्वरूप को देखना है तो उनकी वर्णनात्मक शैली को देखा जा सकता है। हिंदी के तत्सम, तद्भव, इन सब शब्दों का प्राचुर्य, उर्दू के प्रचलित शब्दों का चयन, उसका प्रयोग उनकी इस शैली को बोधगम्य और ग्राह्य भी बना देता है। द्विवेदी जी की व्यंग्यात्मक शैली भी अत्यंत मोहक, प्रभावी और सुंदर बन जाती है। वो रह रहकर अव्यवस्था पर, दुर्विचारों पर, सामाजिक विद्रूपताओं पर व्यंग्य भी करते हैं या मानव के उस व्यवहार पर भी व्यंग्य करते हैं जो प्रकृति का उपेक्षक दिखाई देता है। इसलिए द्विवेदी जी की व्यंग्यात्मक शैली बहुत मोहक, प्रभावी, प्रेरक दिखाई देती है। यह शैली प्रवाहमयी है, गतिशील है और पाठक को जागृत रखने वाली, जगाए रखने वाली है। उर्दू, फारसी के शब्दों का प्रयोग, फिर उनका बाहुल्य, कभी कभी हमें पाठकों को हतप्रभ तो करता है कि संस्कृतनिष्ठ भाषा का आधिकारिक प्रयोक्ता भाषा शैली को लोक मन के निकट कितनी खूबी से ले जाता है। संस्कृत में अधिकार रखने वाला व्यक्ति उर्दू, अरबी या फारसी के शब्दों का भी उतना ही अधिकारी ज्ञाता हो, यह थोड़ा दुर्लभ गुण है, लेकिन द्विवेदी जी के पास यह गुण उपलब्ध है। द्विवेदी जी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा और स्वयं हजारी प्रसाद द्विवेदी की भाषा और शैली में भी आधिकारिक नियंत्रण के साथ साथ पाठक को आकृष्ट करने और विमुक्त करने की अद्भुत क्षमता विद्यमान है। यानी वो भाषा पर अधिकार से नियंत्रण भी करते हैं, एक अनुशासन है उनका। विषय वस्तु के अनुकूल भाषा और शब्द चयन, ये वैशिष्ट्य है उनका। कुटज की भाषा, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसकी भाषा या अन्य निबंधों की भाषा हम देख सकते हैं। साहित्य, संस्कृति, कला और गौरवशाली भारतीय अतीत, इन सब के गंभीर ज्ञाता, इन सब के अध्येता द्विवेदी जी थे। जब वो कुटज निबंध लिखते हैं तो उनके प्रकृति प्रेम को, प्रकृति और पर्यावरण विषयक सूझबूझ को हम सहजता के साथ ही देख और समझ सकते हैं। कुटज हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर सूखी शिलाओं के बीच उगने वाला एक जंगली पौधा है जिसमें फूल भी लगते हैं। अब द्विवेदी जी का ध्यान हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर उगने, उन सूखी शिलाओं के बीच उगने वाले उस जंगली पौधे पर गया, लेकिन वो उसके वैशिष्ट्य को उद्घाटित करते हैं। इस फूल में न तो विशेष सौंदर्य है न सुगंध, किंतु द्विवेदी जी को इसमें भी मानव जाति के लिए कुछ संदेश दिखाई देते हैं और वो संदेश है उसकी अपराजेय जीवनी शक्ति। कितनी विपरीत स्थितियां आ जाएं, चुनौतियां आ जाएं, लेकिन वह जुझारूपन से उन सब का सामना करता है। उसका स्वावलंबन बोध तथा तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बने रहने वाला उसका आत्मविश्वास, ये सब इस बात के द्योतक हैं कि द्विवेदी जी ने उस कुटज पौधे से भी बहुत से गुण ले लिए, बहुत सी प्रेरणाएं ले ली। अपराजेय जीवनी शक्ति, कालजयी, काल को जीतने वाली जीवनी शक्ति, और स्वावलंबन का बोध भी, किसी पर निर्भर नहीं है लेकिन अपने पांव पर खड़ा है। तमाम प्रकृति के थपेड़ों को सहता हुआ भी वह प्रसन्न चित्त अपनी जगह बनाए हुए है। जीने की इच्छा शक्ति, हर स्थिति में संघर्षरत रहने का संकल्प, ये सब कुछ कुटज के पास है।
इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के संपूर्ण साहित्य से यह तो ज्ञात होता ही है कि वो कालिदास और बाणभट्ट के साहित्य तथा भाषा के मूल्य और सौंदर्य के पारखी बन जाते हैं। कालिदास उनका प्रिय रचनाकार है, इसे कालिदास के लालित्य पर उन्होंने काम किया है। बाणभट्ट वो भी उनके प्रिय रचनाकार हैं, इसलिए बाणभट्ट की आत्मकथा जैसा उपन्यास भी लिखा। तो साहित्य और भाषा के मूल्य और उसके सौंदर्य के पारखी बनकर द्विवेदी जी हमारे सामने आते हैं। उन्हें वैदिक, पौराणिक, औपनिषदिक साहित्य की सशक्त परंपराओं से प्रभावित हम देख सकते हैं। भारत की भक्ति और दर्शन परंपरा भी उतनी ही विमुग्ध करती है उन्हें। उनका ज्ञान दंत कथाओं से भी उपकृत होता है, टैगोर की सृजनात्मकता से भी समृद्ध होता है, देश की गहरी सांस्कृतिक जड़ों से भी उपकृत होता है। द्विवेदी जी के संपूर्ण चिंतन और सृजन में शब्द, शास्त्र और लोक का समन्वय करते हुए भी दिखाई देते हैं। ये जो सृजनशीलता है लोक और शास्त्र के समन्वय की, ये वास्तव में विलक्षण, अतुल्य, अतुलनीय है। वो आद्योपांत इस शास्त्र और लोक के समन्वय की भावना को बनाए रखते हैं। कह सकते हैं कि उनकी पांडित्यपूर्ण सहजता ही उन्हें लोक भाषा के निकट ले जाती है। तो एक तरफ तो पांडित्यपूर्ण भाषा है और दूसरी तरफ सहजता है, इसलिए उनकी भाषा शैली सहज, प्रवाहमयी और बोधगम्य भी बनती है। ऐसा नहीं है कि वो संस्कृतनिष्ठ और इतिहास सम्मत शब्दों का और अवधारणाओं का प्रयोग करते हैं। वे भाषा शैली को सहज, प्रवाहमयी और बोधगम्य भी बनाते हैं। यूँ भाषा सरल या कठिन होती नहीं मान ली जाती है। भाषा परिचित और अपरिचित होती है। भाषा विषय और अनुशासन सापेक्ष होती है। निराला की राम की शक्ति पूजा या प्रसाद जी की हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ऐसी कविताएं अपनी गरिमा को अपनी भाषा के गौरव से ही सुरक्षित रखे हुए। अगर इन्हें हम जन भाषा में, लोक भाषा में उस तरह प्रस्तुत कर दें कि इनकी जो गरिमा है, इनकी जो मर्यादा है, उनकी जो छवि है वो खंडित हो जाए, तो ये थोड़ा चिंता का विषय बन जाता है। द्विवेदी जी जहां तत्सम या संस्कृतनिष्ठ प्रयोग करते हैं तो उसे व्याख्यायित करके बोधगम्य भी बनाते हैं। एक अध्यापकीय गुण यहां दिखाई देता है। द्विवेदी जी स्वयं भाषा प्रयोग के विषय में अत्यंत सार्थक टिप्पणी करते हैं और लिखते भी हैं। क्या कि मैं साहित्यकारों को कृत्रिम और निर्जीव भाषा लिखने की सलाह नहीं दे सकता। मैं साहित्यकारों को कृत्रिम यानी बनावटी, आर्टिफिशियल, और निर्जीव, निष्प्राण भाषा लिखने की सलाह नहीं दे सकता। मैं उन लोगों को साहित्य का शत्रु मानता हूं जो शब्दों का हिसाब लगाते हुए भाषा को बांधना चाहते हैं। यानी एक प्रकार से छंदों की स्वीकृति उन्हें उस रूप में नहीं थी, या जो इस या उस भाषा के दो चार शब्दों को साहित्य में प्रमुख प्रयोक्ता के रूप में देखकर मरकटे बैल की भांति टूट पड़ते हैं। शक्तिशाली साहित्यकार शब्दों की नाड़ी वो पहचानते हैं। वो जानते हैं कि कौन सा शब्द कहाँ सौंदर्य लेकर आएगा और कहाँ भोंडापन लाएगा। द्विवेदी जी को बहुभाषाविद होने पर यह लाभ मिला कि उन्होंने विषय की आवश्यकता के अनुरूप उसके मर्म को समझते हुए भाषा की सहजता पर बल दिया। सरलीकरण यदि विषय के साथ न्याय न कर सके तो इसका लाभ क्या? इसलिए वो स्वयं लिखते भी हैं कि निस्संदेह मैं सहज भाषा का पक्षपाती हूं, परंतु सहज भाषा मैं उसी को मानता या समझता हूं
जो सहज ही मनुष्य को आहार, निद्रा आदि पशु सामान्य धरातल से ऊंचा उठा दे। अब ये ऊंचा उठाने की जो उत्कट इच्छा है, यही द्विवेदी जी के दर्शन, साहित्यिक और भाषिक दर्शन की द्योतक है। सहज भाषा का अर्थ उनकी दृष्टि में सहज ही महान और महान बनने वाली भाषा, अनायास लब्ध भाषा को मैं सहज भाषा नहीं मानता। अचानक कोई भाषा मिल जाए और उसका प्रयोग कर दें, वो कहते हैं कि वो सहज नहीं है। अपितु कवि या रचनाकार की अथक साधना से जो भाषा कविता में, साहित्य में, गद्य में आती है, वही सहजता की द्योतक बनती है। इसलिए द्विवेदी जी ने लिखा, सहज भाषा का प्रयोग भी वही कर सकता है जो स्वयं सहज हो। तो हमने देखा कि बहुत से लोग साहित्यिक रचनाओं पर, रचनाकारों पर क्लिष्टता का, दुर्बोधता का आक्षेप या आरोप लगाते हैं। पारसी थिएटर के ज़माने में तो प्रसाद जी पर भी इस तरह के न जाने कितने आक्षेप आरोप लगे थे कि भाषा दुर्बोध है, बोधगम्य नहीं है, आदि आदि। लेकिन प्रसाद जी ने उन सबको अपने तर्कों से खंडित किया और उसी दिशा में अग्रसर होते रहे जिसमें लिखना प्रारंभ किया था। सहज बनने के लिए त्याग और परिश्रम की आवश्यकता होती ही है। तपस्या, त्याग और आत्म बलिदान के द्वारा सदी हुई भाषा यही सहज भाषा हो जाती है। द्विवेदी जी के अनुसार भाषा की सहजता किससे संभव होती है? तो वो कहते हैं जो लोग सहज भाषा लिखना चाहते हैं उन्हें स्वयं सहज बनना पड़ता है। तपस्या और त्याग से ही मनुष्य सहज होता है और उसी हालात में वह सहज भाषा का प्रयोग भी कर सकता है। जो व्यक्ति मनुष्य रूपी भगवान के हाथों अपने आप को निश्शेष भाव से दान नहीं कर सकता, उसे सहज भाषा के विषय में सिफारिश करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। कबीर शीर्षक से पुस्तक लिखने और संपादन करने में द्विवेदी जी पर कबीर द्वारा की गई सहज की परिभाषा या स्पष्ट असर दिखाई देता है। कबीर कहते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न बूझे कोई, जिन सहजे विषया तजे, सहज कही सो होई। वास्तव में सहज होता क्या है ये जानते नहीं, लेकिन सहज की दुहाई देते हैं। जो स्वयं सहज होगा, सरल होगा, निष्कपट होगा, निष्पाप होगा, वही सहजता को आत्मसात कर सकेगा। द्विवेदी जी का वैशिष्ट्य यह भी है कि निबंधों में, आलोचना कार्य में, सृजनात्मक लेखन में और यहाँ तक कि इतिहास लेखन में भी उन्होंने अपने पांडित्य बोध में लालित्य का मिश्रण करके उसे सृजनात्मक, पठनीय और रोचक बना दिया है। निबंध शब्द निह जमा बंध इसी से बना है। इसका अर्थ है ऐसी रचना जो भली प्रकार विधिवत लिखी गई, बंधी हुई हो, सुगठित हो और सुनियोजित हो। निबंध में विचारों की क्रमबद्धता का अत्यंत महत्व होता है। निबंध में बिखराव नहीं होना चाहिए। निबंधों के विषय में कह सकते हैं कि देखने में छोटे लगें, घाव करें गंभीर। सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, इस तरह के भाव की अभिव्यक्ति, इस तरह के भाव का परिचय उनके निबंधों में मिलता है। निबंध संक्षिप्त, सुसंबद्ध, विषय केंद्रित, रक्षा के भाव से युक्त, भाषा शैली में निबद्ध ऐसे होने चाहिए। अशोक के फूल, देवदास, कुटज, ये सब निबंध इसी लोक मन और लोक गंध के साक्षी और पारखी दिखाई देते हैं।
हिंदी साहित्य में हिंदी निबंध के उद्भव और विकास की एक सुदीर्घ यात्रा उपलब्ध है। निबंधों में विचार और भाव का मणिकांचन योग प्रचुर मात्रा में मिलता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में निबंध अनियंत्रित कल्पनाओं या मन की मौज का अभिनव माध्यम बन जाते हैं। पर साहित्यिक निबंध के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल के, हजारी प्रसाद द्विवेदी के, नंदुलारे वाजपेयी और डॉक्टर नगेंद्र के, बालकृष्ण भट्ट और बालमुकुंद गुप्त के, न जाने ऐसे कितने ही आद्योपांत सैकड़ों निबंध उपलब्ध हैं जिन्हें हम निबंधों के रूप में देख पाते हैं। पर द्विवेदी जी ने अपने निबंधों की विषय वस्तु से, अपनी विवेचना शक्ति से, अपनी सहज सार्थक भाषा शैली से एक विद्वान, चिंतक और रचनाकार के रूप में अपनी पहचान उकेरी है। लोक भाषा के प्रयोक्ता और लोक मन के अध्येता के रूप में अपनी पहचान वो बनाते हैं। द्विवेदी जी के निबंध साहित्य में उनका गंभीर तथा समादृत व्यक्तित्व भी प्रतिबिंबित होता है। उनके समस्त निबंधों में आत्मीयता का तत्व समाविष्ट है। ये निबंधकार के अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक मूल्य भी हैं। इसलिए द्विवेदी जी ने अपने निबंधों के माध्यम से वास्तव में मील के पत्थर जैसी भूमिका निभाई है। भारतेंदु युग में देखें, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग में देखें, छायावादी युग में देखें, छायावादोत्तर युग में देखें, निबंध लेखन की एक सशक्त परंपरा हिंदी साहित्य के पास हमेशा रही है। किंतु अब नए विमर्शों पर, नए सामाजिक सरोकारों पर भी निबंध प्रचुर मात्रा में लिखे जा रहे हैं। पर द्विवेदी जी ने निबंध लेखन के लिए जो उदाहरण प्रस्तुत किए, जो आधारशिला निर्मित की, जो मानक स्थापित किए, वो स्तुत्य और वंदनीय है, वो अतुल्य और अप्रतिम है। मानव जीवन के तथा लोक जीवन के विविध विषयों और पक्षों को निबंधों की विषय वस्तु बनाना, यह भी उनकी सूझबूझ का ही परिचायक है। प्राचीन भारतीय सभ्यता और गौरवशाली अतीत की द्योतक संस्कृति को और उसकी पुनराख्याता बनकर द्विवेदी जी निबंधों को जो गांधीर्य प्रदान करते हुए, वह निश्चित ही विलक्षण और भारतीय साहित्य की उपलब्धि है। हास्य व्यंग्य, विनोद प्रियता, इससे भरे हुए परिपूर्ण भाषा शैली अपेक्षा अनुसार निबंधों को रोचक और मोहक बनाती है। इसलिए द्विवेदी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैंने अपने निबंध लिखते समय उन पाठकों को ध्यान में रखा जो नाना कारणों से, अनेक कारणों से अपने प्राचीन साहित्य और संस्कृति से दूर या अपरिचित हो गए थे। इसका मतलब द्विवेदी जी के निबंध लेखन का जो उद्देश्य है वो बड़ा विराट, बड़ा महान है। वो भारतीय नागरिकों को, अपने पाठकों को उन प्राचीन साहित्यिक, सांस्कृतिक भारतीय मूल्यों से जोड़ना चाहते हैं जो या तो उससे परिचित नहीं हुए या उससे दूर चले गए। भारत के गौरवशाली अतीत की घटनाएं उसे विचित्र लगती हैं, अविश्वसनीय, अद्भुत और रोमांचकारी लगती हैं। वह उन्हें जांचना परखना नहीं चाहता, बस मान लेता है। इसलिए द्विवेदी जी इस पाठक वर्ग को ज्ञान के गहवरों में ले जाते हैं, ज्ञान के प्राचीन भंडारों से अवगत कराते हैं और उनके भी मनोमस्तिष्क में जिज्ञासा जागृत करते हैं। लोक भाषा के अध्येता द्विवेदी जी पाठक के मन को भी पढ़ते समझते हैं और अपने लेखन द्वारा उसके मन से भी जुड़ना चाहते हैं। यह कला द्विवेदी जी के निबंधों को रस दृष्टि कहने वाले निबंधों की शक्ति के रूप में हमारे सामने आती है। द्विवेदी जी संपूर्ण सृष्टि को मानव संस्कृति मानते हैं और उसे एक सा ही स्वीकार करते हैं। भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति में वो विभक्त करते हुए उसे अलग नहीं देखना चाहते। वे संस्कृति को परिवर्तनशील और विकासशील मानते हैं। संपूर्ण विश्व के मनुष्यों का मन द्विवेदी जी एक समान मानते हैं। इसलिए पूर्व परिचय के भेद को द्विवेदी जी कृत्रिम मानते हैं। द्विवेदी जी मनुष्य को ही
संपूर्ण सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि मानते हैं। एक समान संपूर्ण सृष्टि के मानव मन में अंतर स्थितियों परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण आता ही है। वो यह भी कहते हैं कि देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल वाद की बात है। सब कुछ मिलावट है, सब अविशुद्ध है और शुद्ध है केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। इस तरह मनुष्य की जीने की इच्छा उन्हें सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रबल दिखाई देती है। यही कारण है कि उनके निबंधों में लोक तत्व, लोक जीवन, लोक परंपराएं और लोक की मान्यताएं प्रचुर मात्रा में मुखर हुई हैं। इसीलिए उनकी निबंध भाषा भी लोक भाषा और लोकमन की भाषा बन गई है। आम फिर बौरा गए जैसे निबंधों में द्विवेदी जी शास्त्रीय गरिमा को बनाए रखते हैं, किंतु देशज प्रकरणों के उल्लेख में वो अपना रिश्ता पाठकों से बनाकर चलते हैं। लोक जीवन की उक्तियां, मुहावरे, कहावतें, परंपराएं, आस्था, विश्वास या अंधविश्वास आदि को द्विवेदी जी ने अपने लेखन की उर्वा शक्ति बनाया। कह सकते हैं कि द्विवेदी जी के निबंध और उनका संपूर्ण साहित्य लोक जीवन का आख्यान है और लोक भाषा में व्यक्त एक विलक्षण साहित्यिक धरोहर भी है। मित्रों, इस विषय को यहाँ विराम देते हुए आज्ञा चाहते हैं। पुनः नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।